नमस्कार, मैं कुसुम राजावत अष्टबंधनम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 के प्रथम अध्याय ताप परिवर्तन का प्रभाव टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको पता है ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ध्यान से सुनना आप, ठोस को जब गर्म किया जाता है अर्थात बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊर्जा के बीच ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊष्मा जो ऊर्जा दे रही है वह कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। यह अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। पिघलना या गलने से गलनांक बनता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है गलनांक कहलाता है। और इसकी परिभाषा है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि कणों के बीच में कितना आकर्षण बल है, ये उसके सामर्थ्य को दर्शाता है। यही उसका गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। छोटा सा प्रयोग है और हम इसको देखते हैं। एक बीकर में हमने बर्फ लिया, आप इस तरह से देखिए, ये देखिए बीकर और ये रही बर्फ। इसमें हमने एक कांच की छड़ डुबो दी और एक डाल दिया थर्मामीटर, ठीक है, और इसको नीचे से बर्नर से हीट दी जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे गर्मी पा करके क्या हो गया है, बर्फ के स्थान पर क्या आ गया है, जल। गर्मी पा करके जल बन गया और जल से जल वाष्प बन जाएगा। बर्फ को गर्म किया तो क्या बना, जल, लेकिन जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प। क्या बनेगा, जल वाष्प, अर्थात तीनों अवस्थाएं आ जाएगी। और टेम्परेचर देखिए आप, ये यहाँ पर साइन कर रहा है और ये भी हम आपको दिखाते हैं टेम्परेचर। इस तरह से आप इसके टेम्परेचर को देखेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा किस अवस्था में आता है। तो किसी ठोस का गलनांक मतलब उसके गलने की प्रवृत्ति। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। ठोस जब गलना शुरू होता है तो उसका टेम्परेचर समान रहता है, तो गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद में जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। ऊष्मा कहाँ जाती है, पदार्थ के कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उस ऊष्मा का यूज हो जाता है। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यहाँ बर्फ में ली गई सामग्री में छुप रही है। इस चीज को आप एक बार और समझें कि ऊर्जा कहाँ गई, बर्फ ने अवशोषित कर ली, बर्फ के कणों ने ऊर्जा को ले लिया है और वो अपने अंदर उसको समाहित कर रही है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब 1 पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन को प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होता है। जब तक हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान टेम्परेचर 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड
बराबर 273 केल्विन प्लस 100 बराबर 373 केल्विन होता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसे इस प्रकार परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन मतलब पिघलने के लिए या गलनांक के लिए प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। 273 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प में के कण में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में यह अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित कर ली है। अब ध्यान से देखना, आप इस चीज को एक बार हम समझते हैं। उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो ठोस अवस्था को ऊष्मा देकर के द्रव्य में बदला जाता है और द्रव्य को ऊष्मा देकर के गैसीय अवस्था में बदला जाता है। अगर गैस को ठंडा किया जाएगा तो द्रव्य में बदलेगा, द्रव्य को ठंडा किया जाता है ठोस में बदल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखें। ये देखिए, ये चीनी मिट्टी की प्याली है, ये बर्नर है, ये तीपा स्टैंड है और हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है इस जगह पर पात्र में। और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये सीधा, देखिए ये रुई लगा दी हमने इस कीप पर और इसको गर्म करते हैं तो ये कीप की दीवारों के अंदर ठोस अमोनियम क्लोराइड जम जाता है। तो सीधे वाष्प बनना और वाष्प से सीधे ठोस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब धीरे धीरे गर्म करेंगे और ध्यान से देखेंगे उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह अवस्था जिसमें द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना कोई चेंज नहीं होगा, द्रव्य अवस्था में नहीं आएगा, सीधा गैस से ठोस में और ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब है दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होता है? क्या अपने कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो एक पिस्टन लेंगे हम और एक सिलेंडर को एक पिस्टन से दबाते हुए हम दबाते जाएंगे। देखिए प्रथम अवस्था में जो है बहुत दूर दूर कण दिखाए गए हैं। आप वॉच कीजिए, मैं कर्सर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी स्पेस है, ये पदार्थ के कण हैं। दूसरी अवस्था में देखिए हमने और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये काफ़ी पास आ गए और तीसरी अवस्था में ये सिस्टमैटिक जम गए हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग से हम देखते हैं दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव्य में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है कि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन कंडीशन क्या होगी? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो ड्राई आइस कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस द्रव्य गैस दाब और तापमान द्वारा तय की जाती है या तय होती है। अब हम इस चित्र को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है? ठोस को अगर हमने गर्म किया, इस क्रिया को कहते हैं संगलन और क्या बना? द्रव्य बनता है। ठोस को गर्म करके संगलन प्रक्रिया कहते हैं और बनता है द्रव्य। द्रव्य को गर्मी देने से वाष्पीकरण होता है और बनती है गैस। और गैस को जब हम सीधा ठोस में परिवर्तित करते हैं तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ठोस से सीधी गैस बनती है उसे भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैस से सीधा ठोस बनता है उसे भी ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
अब हम अगर इससे ऊपर चलते हैं तो गैस को अगर हम ठंडा करते हैं, संघनन करते हैं तो द्रव्य बनता है, और द्रव्य को अगर हम ठंडी करते हैं तो ठोस बनती है, इसे कहते हैं जमना। अब है वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देने या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प में बदल सकता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आप देखते हैं कि गीले कपड़े सूख जाते हैं और जलाशय में बहुत अधिक जल होता है, धीरे धीरे वह जल समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है। एक पात्र में आप जल रख दें और आप कुछ समय तक उसका निरीक्षण कीजिए, 2 दिन के अंदर वह जल कहाँ गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य एवं ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्यों में सतह में पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? एक परख नली में हम जल लेते हैं, खिड़की के पास पंखे के नीचे रखते हैं। खुली हुई चीनी मिट्टी की प्याली में जल रखकर इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखें और अपनी कक्षा में किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का ताप नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय में दिन को भी नोट किए। बारिश के दिनों में इन क्रियाकलापों करके अपने प्रेक्षण लिखिए। आपको पता चलेगा कि वाष्पीकरण की दर का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इनसे पढ़ते। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल और वायु की चाल, ये सभी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। सतह का क्षेत्र बढ़ने पर, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उसे फैला देते हैं तो वाष्पीकरण तुरंत हो जाता है, अर्थात कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। दूसरा है तापमान में वृद्धि। ताप बढ़ाने पर अधिक कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगर हम गर्मी में किसी कपड़े को रखेंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा, जैसे धूप में रखना है या गर्मी में रखना है। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती है। यह वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। बहुत अधिक एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होगी तो आप ये मान के चले कि वाष्पीकरण की दर बहुत 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 कम हो जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन कैसे होता है? खुले बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण होने के कारण शीतलता हो जाती है। इसी प्रकार एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव्य को अपने हथेली पर गिराते तो आप हथेली पर क्या महसूस करते हैं? बहुत अधिक शीतलता महसूस करते हैं क्योंकि उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपने छत या खुले स्थानों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह की शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने की उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोन्स, आइंस, कंडेंस, ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेंस ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के कारण अनुसार इस प्लाज्मा में विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन गणनाओं के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड कहा गया है। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्लेन, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमेन को बोस आइंस्टीन
कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व में 1,00,000 में भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट तैयार हो जाता है। हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्द ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। पुनर्दर्शनाय जय महाकाली।